भला ये कैसा जीवन है जो अपनों को अपनों से अलग रखें। जिस मजाक को भी लोग बर्दाश्त नहीं कर सके उसे वास्तव में जीना पड़े। आखिर क्यों? कहाँ तक सही है ये? क्या इसके लिए ही हम अपनी ज़रूरतों को जोखिम में डालकर दिन रात मेहनत करते हैं? हमें ऐसा जीवन जीना पड़े, आखिर किसके लिए और क्यों? उद्धरण चिन्ह। हम किसी कठपुतली की तरह अपना जीवन जीने को मजबूर हो क्या? ऐसे कभी नहीं, नहीं, कहते हुए मानसी सिरा उठी। ऐसा लगा जैसे उसे जोरों का कर्क लगा हो। अपने आप को संभालते हुए उसने एक पल के लिए चारों ओर देखा, जैसे किसी बुरे ख्वाब से जागी हो। उद्धरण चिन्ह। तब सामने बैठी लतिका की मुस्कुराहट और देव के हाथों के स्पर्श ने उसे सब लोगों के बीच में बैठे होने का एहसास कराया। डॉक्टर शेशांक, लतिका, वंदिता ताई ये सब मानसी की और बड़ी गौर से देख रहे थे। मानसी अत्यंत भावुक सी लग रही थी। उसके चेहरे के भाव स्पष्ट तौर से बता रहे थे कि वह किसी भारी सोच और काल्पनिक सोच में डूबी हुई थी। अभी समय है तुम्हें, मानसी, सोचने समझने और सही कर्तव्य के बीच तुम्हारा देव के लिए प्यार स्पष्ट नजर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने प्यार नहीं किया था। 1% भी हम अपने परिवार को भूल पाए, लेकिन जो भावनाएं और जिम्मेदारियां हमारे परिवार के लिए होती है, वही भावना हम संपूर्ण देश के लिए भी रखते हैं। वह सर्वोपरि है हम सबसे। हमारा जीवन इतना आसान नहीं है। यदि खुफिया विभाग के अधिकारी अपने बारे में सोचने लगे तो सेना संकट में आ जाएगी। देश की रक्षा हमारे निहित की बलि चढ़ जाएगी। यदि देश की सेना हमारे मतलब परिस्थ के कारण अपने आप को संकट में देख लगातार संघर्ष से लापरवाह हो जाए तो संपूर्ण देश असुरक्षित और अव्यवस्थित हो जाएगा। फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि उन देशों में स्त्रियों का क्या हाल है जहां अव्यवस्था घर कर गई है। जिस आज़ादी से आज तुम बिना किसी चिंता के घूम फिर रहे हो, वह समाप्त हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। मानसी, तुम्हें पता है, डॉक्टर शेशांक से मेरा प्यार यदि सच्चा ना होता तो शायद दोबारा मुलाकात तक मैं किसी और दिशा में मुड़ गई होती। लेकिन नहीं, प्यार और इंतजार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए यदि किसी एक को त्याग कर दूसरे को अपना पाना संभव नहीं। जब सिक्का हाथ में लोगों तो दोनों ही पहलू एक साथ तुम्हारे पास आएगा। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सारी घटनाएं हमारी जानकारी के बिना नहीं घटती। संबंधित पक्ष को बिना बताए बहुत कम ही पक्ष लिखे जाते हैं। वैसे भी सेना और सेना के ऊपर जिम्मेदारी निभाने वाले डिपार्टमेंट में अपने हित से कहीं ज्यादा राष्ट्रीय हित की चिंता करने वाले लोगों की कमी नहीं होती, इसलिए वहां नहीं की गुंजाइश लगभग ना के बराबर है। फिर भी किसी बड़े की निर्णय की जानकारी एक बार संबंधित पक्षकार को कर ही दी जाती है। मुझे भी पता था कि संपूर्ण विश्व का ध्यान भटकाने के लिए किसी ऐसी घटना को पेश करना अनिवार्य था, और इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा चुनाव किया गया। मैंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और मुझे गर्व है कि मेरा इसके लिए चुनाव कर मुझे गौरवान्वित किया गया। तुम्हें पता भी है कि कितना अनिवार्य हो गया है उस समय ब्लू टॉर्च पर से सबका ध्यान हटाना, क्योंकि इसी कारण उसके एक और नए वेरिएंट के सफल परीक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता बनाई थी। वह ठीक उसी दिन निर्धारित किया गया जब सबका ध्यान उस ब्लास्टिंग की ओर था। यदि उस दिन ये प्लान तैयार नहीं किया गया होता तो कभी भी ब्लू टॉर्च की उस शक्ति को नहीं पहचान पाते जिसे हम जल्दबाजी में देखना भूल गए थे। हम गए तो थे ब्लू टॉर्च की परावर्तन की शक्ति का परीक्षण करने, लेकिन बर्फ से टकराकर एक चमत्कारिक परिणाम हमने उस दिन देखा जो बिल्कुल हटकर था। एक नया अनुभव था और बहुत जल्द हम बेफिक्री के साथ ब्लू टॉर्च को संपूर्ण विश्व के सामने पेश कर रख देंगे, एक लाल रोशनी के साथ, एक अलग ही रूप में जो संपूर्ण समाज के लिए लाभकारी होगा। डॉक्टर लतिका अपनी बात कहते हुए सबके चेहरे के भावों को एक विशिष्ट दृष्टि से पढ़ रही थी। फिर अचानक कहती हुई वह रुक गई, क्योंकि ना जाने उसे क्यों मानसी को देखकर किसी विशेष घटना की याद आ गई। उन्होंने तुरंत मानसी को टोकते हुए कहा, मानसी, जरा एक बात बताओ कि तुम्हारे दादाजी किस जगह से बिलोंग करते हैं? इसे हटकर मत लेना, लेकिन सही जवाब दो। लतिका के ऐसे प्रश्नों को सुनकर सभी सकते में आ गए, क्योंकि यह बात सभी जानते थे कि बेवजह सवाल पूछना या बेतुकी जवाब देना लतिका का स्वभाव नहीं था। वह कभी भी बिल्कुल सटीक बातों के लिए उनके सारे ग्रुप में प्रसिद्ध थी। लेकिन इस समय जबकि बात ब्लू टॉर्च के विषय में की जा रही है, तब अचानक मानसी के दादाजी की बात पूछकर लतिका ने सबको भारी सस्पेंस में डाल दिया। देव भी यह सब सुनकर आश्चर्य था, क्योंकि वह खुद भी अब तक मानसी के पूरे परिवार से वाकिफ नहीं था। खुफिया विभाग की शर्तों के अनुसार परिवार की संपूर्ण जानकारी देना अत्यंत अनिवार्य है। उसने तो आज तक सिर्फ मानसी के दादा को सिर्फ दादाजी के नाम से ही सुना था। इसके अलावा बाकी का कोई भी परिचय उसे ज्ञात नहीं था। लेकिन इस समय किसी भी विचार के लिए ये समय शेष नहीं बचा, क्योंकि उनके पास तुरंत कोई भी पुरातत्व जानकारी देने के लिए जवाब नहीं थे। वह कुछ सोच पाता इसके पहले ही लतिका ने पलटवार करते हुए कहा, मानसी, दोष तुम्हारा नहीं। उस माहौल में तुम रही नहीं जिससे तुम्हें इस मिट्टी से लगाव होता। उद्धरण चिन्ह। मैं बताती हूँ, तुम्हारे दादाजी लाहौर के रहने वाले नामी गिरामी सेठों में से एक थे। तुम्हारे जन्म के बाद ही वे काफ़ी सफ़र करते हुए उस जगह आ पहुँचे जहाँ आज तुम बताती हो।
बिल्कुल हकीकत से परे। ये बात मत सोचना कभी भी कि भारतीय खुफिया विभाग से कोई भी जानकारी छुप सकी हो। मानसी, यहाँ दरवाजे पर दस्तक देने वाले तक की पूरी जानकारी हमारे पास होती है। फिर तुम तो परिवार के सदस्य बन चुके हो, इसलिए हम तुम्हें दोष नहीं देते, सिर्फ समझा सकते हैं कि देश से बड़ा रिश्ता हमारे लिए कोई नहीं है, फिर चाहे वह हमारे लिए कोई भी किसी भी रूप में क्यों ना हो। कभी भी यह मत सोचना कि देश हित के लिए हम क्यों और कैसे क्या कुर्बानी दे बैठे। ये भी हो सकता है कि डॉक्टर साहब को जैसे मैंने छोड़ा, ठीक वैसे ही कभी तुम्हें भी देव छोड़कर चले जाए, एक गुमनामी के तौर पर या हमेशा के लिए। हाँ, ये बात भी सच है कि उस समय तुम खुद भी तत्पर रहोगी, इसलिए उनके लिए यह मेरा मानना है, क्योंकि मैंने तुम्हें उनसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से जाना है। यदि तुम्हारी रिकमेंडेशन लिस्ट कभी देखने के लिए मिले तो शायद तुम्हारे प्रमोशन की लिस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क मैंने और डॉक्टर साहब ने ही तुम्हें दिए हैं। इस बात के पीछे का कारण तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। हाँ सुनो, अब अपने दादाजी को जाकर कोई ऐसा सवाल ना पूछ लेना जिससे उनके मन को ठेस पहुंचे, क्योंकि मुझे जहां तक पता है डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है। अचानक तेज होती हलचल, शहर में सुरक्षा व्यवस्था की बढ़ोतरी और विदेशी नगरों की बढ़ती संख्या, वह भी अचानक किसी विशेष स्थान का परमिशन लेकर, मतलब साफ था कि अवश्य ही कहीं ना कहीं विजिट के रूप में विदेशी खुफिया एजेंसी अपने जासूसों को भारत भ्रमण के नाम पर जानकारी निकालने हेतु भेज रही है। लेकिन इन सबसे भिन्न अचानक अंतर्राष्ट्रीय पर स्तर पर प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की उपस्थिति भी इस शहर के लिए किसी रहस्य से कम नहीं। भारत सरकार जानती सब कुछ थी, लेकिन मैत्री समझौते में बंधे होने के कारण किसी भी विदेशी नागरिक को बुलाने पर सभा में उपस्थित होने से रोकना संभव नहीं। न ही विदेशी पर्यटकों के भ्रमण से रोका जा सकता था। लेकिन क्यों? अचानक बढ़ी हुई संख्या ने राज्य सरकार की नींद उड़ा रखी थी। वह शायद इसलिए भी क्योंकि खुफिया विभाग की समस्त जानकारियां उनके पास नहीं होती। ना ही वे सेना की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए वे बाहरी तौर पर जितनी कोशिश शिकार कर सकते थे भरसक कर रहे थे। एक बात तो स्पष्ट थी कि यह सब किसी विशेष सेमिनार या त्योहार की वजह से नहीं, अपितु उस व्यक्ति के आने से हैं जिसे आज तक लोगों ने सिर्फ सुना है। देख पाना नसीब वालों के ही हक में रहा। मानसी खुद हैरत में थी कि पिछले कुछ दिनों से देव जिस असाइनमेंट पर काम कर रहा था, उसके विषय में वह ना तो मानसी से कोई जिक्र करता और ना ही कोई पेपर खुला छोड़ देता, जबकि ऐसा व्यवहार आज तक उसके साथ नहीं हुआ। उसे एक पल के लिए लगा जैसे उसके द्वारा किए गए प्रश्नों से उसकी देशभक्ति का आंकलन कर देव उससे किसी गुप्त जानकारी को छिपा रहे हैं, इसलिए वह अपनी सोच पर शर्मिंदा थी। वह 2-3 बार इस विषय में देव से बातचीत भी कर चुकी थी, लेकिन हर बार देव ने उसकी बात को अनसुना कर सिर्फ कोई बात नहीं, सब ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, ज़्यादा चिंता मत करो कहते हुए टाल दिया। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि खुलकर बात करना शांत रहने से अच्छा है, जो नहीं हो पा रही थी। देव कभी पुरानी डायरी को टटोलता तो कभी छत पर खड़े होकर दूर आसमान को पागलों की तरह निहारते रहता, जैसे उसके लिए मानसी की उपस्थिति कोई भी मायने नहीं रखती। यह एक नए कपल के लिए बिल्कुल असहनीय हो सकता था। वह भी कोई साधारण कपल नहीं था, इसलिए दोनों शांतिपूर्वक तरीकों से अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक मानसी के पेजर में सिर्फ एक शब्द जामवंत के मैसेज ने उसे चौंका दिया। पेजर में ऐसा मैसेज किसी अननोन नंबर से बड़ा ही आश्चर्यजनक था। मानसी इतनी भी नादान नहीं थी कि विषय की गंभीरता को ना समझ पाए। वह शहर के माहौल और अन्य गतिविधियों से भलीभांति वाकिफ थी। इस बीच ऐसा मैसेज मिलना दुनिया के लिए अप्रत्याशित हो सकता था, लेकिन उसके लिए नहीं। मानसी जान गई कि अवश्य ही खुफिया विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक बहुत जल्द होने वाली है। फिर भी पुष्टि के लिए उसने उस मैसेज की जानकारी देव को दी। जामवंत नाम सुनते ही देव चौंक सा पड़ा। फिर से एक कन्फर्मेशन के लिए उसने मानसी का पेजर उठाकर एक बार फिर देखा। उस मैसेज में चित्रों के साथ छुपे हुए खुफिया संदेश, जो कि अलग ही भाषा में था, उन्हें पढ़ने लगा। अचानक उसके मुंह से निकला ऋषि कुमार। मानसी, ऋषि सर आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि डॉक्टर तोषित उनके साथ ही होंगे। उन्हें पहचान पाना आम लोगों के लिए आसान नहीं। पिछली बार सिर्फ ऋषि सर, सौम्य सर और मैं ही उन्हें जान पाए थे। ज़्यादातर ऋषि सर, सौम्य सर और मैं उनके साथ होते हैं। वे हमेशा ऋषि सर के आसपास ही होते हैं, तो कभी कभार मेरे या सौम्य सर के साथ भी रहते हैं। ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस नहीं जो उन्होंने अटेंड ना किया हो। यहाँ तक कि तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि जिस कॉन्फ्रेंस को तुम लीड कर रही थी, वहाँ भी वे मौजूद थे। मैं मजबूर हूँ कि उनको मैं प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें नहीं बता सकता। बस ये कुछ जानकारी हम परिवार वालों को भी नहीं बताते। लेकिन जो मैसेज तुम्हारे पेजर पर आया है, इसका मतलब साफ है कि अब तुम खुफिया विभाग के प्रमुख डिपार्टमेंट में प्रवेश करने वाली हो। नेक्स्ट मैसेज का इंतजार करो। आज दिन भर में किसी न किसी तरह से मिल जाएगा, लेकिन नियमों के अनुसार इस मैसेज को अपने दिमाग में बैठाकर डिप क्लीन के साथ मैसेज डिलीट कर दो। थोड़ी ही देर में तुम्हें बहुत जल्द अगला संदेश मिलने वाला है। वह मेरे या किसी और के जरिए तुम्हें प्राप्त हो सकता है। अगला मैसेज कब और कैसे आएगा,
ये सोचकर मानसी विचार करने लगी, अगला मैसेज कब और कैसे आएगा। ये सोचकर मानसी विचार कर ही रही थी कि तभी डॉक्टर लतिका के ड्राइवर ने आकर एक ग्रीटिंग कार्ड कॉल बेल बजा कर दिया और बिना मानसी के थैंक यू बोले ही वह वेलकम बोलकर चला गया। ये सब अजीब सा था, क्योंकि यह सब उसके साथ पहली बार घट रहा था, क्योंकि खुफिया विभाग के संकेत बिल्कुल नाटकीय तरीके से दिए और लिए जाते हैं, जिसे डिकोड कर पता करना इतना आसान नहीं होता है। मानसी ने फटाफट ग्रीटिंग कार्ड खोलकर देखा तो क्रिसमस कार्ड था, जिस पर लिखा था, आज शाम की आइस पार्टी में आपका स्वागत है। दूसरे संदेश को लेकर वह सोचने लगी कि क्या हो रहा है। तभी फैक्स मशीन से एक पेपर किट की आवाज़ से निकाला, जिसने जबरन ही मानसी और देव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वह फैक्स देव के नाम था, जिसमें एक सूची बनी हुई थी, एक विशेष कोडिंग में आए हुए थी, जो किसी विशेष संकेत की ओर इशारा कर रहे थे। मानसी ने देखा फैक्स में एक आदमी की तस्वीर आई थी, जो बारिश में छाता लगाकर आधी रात में अपने कुत्ते के पीछे टॉर्च दिखाकर आगे बढ़ रहा था। इतने पर मानसी का दिमाग और उसकी जिज्ञासा क्रोध में परावर्तित होने लगी। वह झुंझलाते हुए बोली, अब क्या देव मेरे सामने भी कोड में संकेत मिलने लगे? देव, तुम्हें क्या अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं? ये खुफिया विभाग मुझे अब तक इस लायक नहीं समझता। कभी जामवंत, क्रिसमस ट्री का ग्रीटिंग, वो भी बेमौसम, और फिर यह फैक्स। आखिर क्या मतलब है इन सब का? तब देव ने मानसी को शांत करते हुए कहा कि किताबी ज्ञान से बाहर निकालो तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। अब तुम कोई सामान्य नागरिकों में से नहीं हो, एक खुफिया एजेंट की पत्नी और विशेष पद रखने वाली हो। मानसी, ध्यान से देखो, जामवंत का मतलब मैंने बताया कि मीटिंग ऋषि कुमार ले रहे हैं। क्रिसमस ट्री आइस को और आखिरी मैसेज में टार्च लेकर कुत्ते के साथ चलने का मतलब सैन्य अधिकारियों के साथ डॉक्टर तोशित ब्लू टॉर्च संबंधी चर्चा के लिए आज आधी रात में मीटिंग रखने वाले हैं। मीटिंग का समय उन्हें उस तस्वीर में टॉवर के ऊपर जो घड़ी टंगी हुई है उसमें साफ साफ नजर आएगा। मानसी, और क्या बताऊं तुम्हें, उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। एक खास बैठक जो शायद दूसरे चरण की होगी। यदि तुम ध्यान से देखोगी तो डॉक्टर तोशित को पहचान भी लो। बस बहुत सामान्य है। तुम्हें ये याद होना चाहिए कि पिछली कॉन्फ्रेंस में हम किन किन लोगों से मिले और हमारे साथ कौन कौन था। उनमें से भी जो आज मिलता है वह या तो इत्तेफाक होगा या डॉक्टर तोशित और तुम्हारी समझ कि तुम उन्हें कैसे पहचानो। देव की आतुरता और पुरानी डायरी को निकालकर उसमें से कुछ पन्नों की फोटो लेकर प्रेजेंटेशन तैयार करना, और उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक तो ये था कि देव की अलमारी में साइंस की किताब होने के बजाय कहानी और कॉमिक्स की किताबें ज़्यादा थी, वह भी बच्चों की। मानसी को शुरू में ये सब कुछ सिर्फ एक आश्चर्य सा लगा, लेकिन जब देव ने एक नागराज कॉमिक्स को उठाकर उसमें नागमणि के मुकुट को जूम करके देखना चाहा, तब पहली बार मानसी ने कोडिंग के एक नए तरीके को देखा। एक साधारण सी कॉमिक्स जिसे हर कोई बच्चा लेकर घूमता है। यदि कोई लेकर घूमेगा भी तो किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं जाएगा। भला ये कौन सोच सकता है कि कॉमिक्स में बने चित्र और उसके किरदारों में को भी सांकेतिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। जब देव ने नागराज के मुकुट को ध्यान से देखा और ठीक है कहते हुए उस मुकुट को अपने पेजर से कॉपी किया और कॉमिक्स बंद करके पुनः रख दी, मानसी एक रियल स्टेटिक ऑफिसर की तरह पेशेंस रखकर देव की प्रतिक्रियाओं पर नजर बनाई हुई थी, क्योंकि यह उसके जीवन के लिए एक नए पाठ की तरह था, जिसे बहुत बारीकी से और ध्यानपूर्वक उसे समझना होगा, क्योंकि इस शिक्षा की परीक्षा कॉपी या किताबों पर नहीं वरन वास्तविक जीवन में होना था। चंद घंटे के बाद देव ने मानसी को तैयार होकर चलने को कहा। तभी मानसी और देव के पेजर पर एक साथ मैसेज आया, गरुड़ सफर को तैयार है। मानसी ने एक झटके से देव की ओर देखा और चुपचाप उसका अनुसरण करने लगी। वह देखना चाहती थी कि आज की यह पहली मीटिंग कब, कहाँ और कैसे किन किन की उपस्थिति में होगी। मानसी कल्पना कर रही थी कि क्या वहाँ का परिवेश जहाँ मीटिंग होने वाली है क्या कॉमिक्स की किताबों की तरह होगा। क्या वहाँ सभी एक दूसरे को एक अलग के नाम से पुकारेंगे या फिर सभी के चेहरे दिखाई देंगे भी या नहीं। क्या वहाँ जो भी बातें होगी वह सिर्फ कोड वर्ड में होगी। यदि ऐसा हुआ तो वो उसे कैसे समझेगी। मानसी यह सब सोचते हुए चुपचाप देव के साथ चली जा रही थी, जैसे केजी का बच्चा अपने माता पिता के साथ चुपचाप रास्ता पार करने की कोशिश करता हुआ चलता है। बिल्कुल उतनी ही उत्सुकता और उतनी ही ललक के साथ मानसी भी बड़े चली जा रही थी। लेकिन ये क्या, देव तो बिल्कुल जाने पहचाने रास्ते पर चल रहा था, तो क्या खुफिया विभाग किसी सामान्य स्थान पर ऐसे ही मीटिंग कर लेगा? ये तो संभव नहीं। फिर वह ये क्या हो रहा है? लेकिन एक और नया सवाल करके वह बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि उसे आज पहली बार यह एहसास हुआ कि जिस देव को वह इतना सामान्य समझ रही थी, जिसके सामने वह अपनी पढ़ाई की सेखी मारा करती थी, वह वास्तव में उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। इन चंद घंटे में देव का एक अलग ही स्वरूप मानसी को नजर आ रहा था। वह किसी नई दुल्हन की तरह जो अपने पति की हर हरकत को बड़े ध्यान से देखती है, ठीक ऐसे ही एक नए सिरे से देख रही थी। उसे कभी अपने आप पर शर्म आती कि उसने देव को कितना सामान्य समझा।
तो वहीं दूसरी और देव को देखकर मानसी बहुत खुश भी होती कि देव जैसा व्यक्ति उसका जीवन साथी है। मानसी अपने आप पर गर्व महसूस करती कि देव जैसा व्यक्तित्व उसे जीवन साथी के रूप में मिला, जो इतना सामर्थ्यवान होते हुए भी उसने कभी मानसी की सत्ता को नहीं ललकारा। देव ने हमेशा मानसी की गलती को अनदेखा कर कभी कोई प्रतिकार ही नहीं किया। उल्टा उसके लिए देव का प्यार दिन दुगना रात चौगुनी होते चला गया। ये सोचते हुए वह चले जा रही थी। मानसी को तब झटका लगा जब देव उसे लेकर उसी के ऑफिस में आकर बैठ गया और लगातार घड़ी की ओर देखने लगा। जैसे ही घड़ी में दोनों कांटे मिले, देव ने उठकर मानसी के टेबल पर रखे अशोक चक्र की मूर्ति को उठाया जो सिंह के साथ थी। साइड ड्रॉ के ऊपर जो दूसरी मूर्ति रखी हुई थी, उसके सामने एक खाली जगह पर जो लगभग ठीक उसी साइज की साकेटनुमा जगह थी कि वह मूर्ति उसमें बैठ सके, उसमें रखकर देव ने उस जगह को थोड़ा दबाया और उस बड़े चिन्ह की घड़ी विपरीत दिशा में घूमने लगा। तभी एक झटके के साथ कुर्सी के ठीक पीछे दीवार अपने स्थान से हट गई, जिस पर इसके पहले शौर्य चिन्ह और महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई थी। देव मानसी को लेकर उस दरवाजे से भीतर आ गया। देखते ही देखते वह दरवाजा पुनः अपनी जगह बैठ गया। मानसी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, क्योंकि उसी के ऑफिस जिसमें वह इतने सालों से काम करते आ रही है, उसने कभी सोचा ही नहीं कि कभी कोई खुफिया दरवाजा भी दूसरी दिशा में हो सकता है। जहां से उसने अभी प्रवेश किया वह ठीक उसके बैठने के पीछे की दीवार थी, जिसके विषय में ऐसा सोच पाना भी अकल्पनीय था। ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी नया शख्स इस बारे में दूर से दूर तक भी नहीं सोच सकता। मानसी के लिए भी यह सब आश्चर्यचकित करने वाला था। जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश करके देखा, हर ऑफिस के पीछे एक डिस्प्ले लगा हुआ था, जिसमें ऑफिस का छोटे से छोटा हर हिस्सा और कंप्यूटर के छोटे छोटे ऑपरेशन को भी देखा जा सकता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ डिस्प्ले लगा हुआ है। इसका मतलब सोचते ही मानसी का दिमाग ठनक गया, क्योंकि कई बार मानसी ने अपने पर्सनल डाटा को अपने सिस्टम में ओपन करके देखा था, जिसमें देव और उसकी कई पर्सनल फोटो भी थी। मानसी ने देव की ओर देखा और कहने लगी, क्या ये तुम्हें पहले से पता था, और यदि हाँ तो नहीं मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब देव मानसी की ओर गौर से देखकर कहने लगा, मैंने तो कहा ही था कि इस ऑफिस के हर कोने पर किसी न किसी की नज़र होती है। क्या स्पष्ट कहता। खैर चिंता मत करो, ये सिक्योरिटी पूर्ण निश्चित है। तुम्हारे सिस्टम के हर डाटा को चेक करना मेरी जिम्मेदारी में आता है, और इसलिए मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग से लेकर आज तक की हर एक्टिविटी को अच्छे से जानता हूँ। उन व्यवहारों को भी जिसे तुम नहीं बताना चाहती, और मैं जानकर भी अनजान बन रहा, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत जीवन और वास्तविक जीवन दोनों को ही हम बिल्कुल अलग अलग रखते हैं। अब मानसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसके दिमाग में अनेकों सवाल उठ रहे थे। ये सब बातें सोचकर मानसी आश्चर्यचकित भी हुए जा रही थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी भी जासूसी की जा सकती हैं। वाकई यदि देव सब कुछ जानते हैं, उस पर भी अनजान बना रहना किसी के लिए भी नामुमकिन है, क्योंकि मानसी से शायद कई ऐसी गलतियां हुई जिसे कोई भी पुरुष अपने स्त्री के विषय में जानकर उसे क्षमा नहीं करता। फिर भी वह इतना सोच ही रही थी कि तभी अचानक सभी कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजान चेहरे उस हाल में अलग अलग दिशा से नजर आने लगे। उसी समय हाल के बीच एक कॉन्फ्रेंस टेबल अचानक लिफ्ट होकर ऊपर उठा। देखते ही देखते वहां एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल नजर आने लगा। किसी जादू की तरह इतने परिवर्तन एक साथ देखना मानसी के लिए बिल्कुल एक स्वतंत्र सा था। लेकिन ये सच है कि देव ने मानसी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। तभी मानसी ने उसे शांत दिमाग करने को इशारा किया। जैसे ही हाय हेलो के साथ सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे, एक फ्लैश के साथ अचानक सारे हाल की लाइट डिम हो गई। सभी पुराने लोग स्थिर थे, लेकिन नए थोड़े घबराए हुए थे। देखते ही देखते वह स्थान जहां मीटिंग होनी थी 4 लेयर सिक्योरिटी में ढक गया। जहां थोड़े समय पहले पूरा खाली हाल नजर आ रहा था, वहां अभी अप्रत्याशित तरीके से एक भरा पूरा ऑफिस जैसा वातावरण नजर आने लगा, ठीक वैसे ही जैसे दरवाजे के पीछे था। सभी को वहां के सिस्टम के अनुसार ही काम करना पड़ता है। तभी एक हल्की धीमी रोशनी में एक अनजानी सी शक्ल फ्रंट सीट पर नजर आने लगी, जिसे स्पष्ट तौर पर पहचान पाना मुश्किल था। बस उनकी आवाज़ स्पष्ट तौर पर नजर आ रही थी। सभी इतना देख पा रहे थे कि लगभग 2 ऊपर सटेप में ऐसी 2 भिन्न आभाएं थीं, जिन्हें शायद जानबूझकर डार्क शोज में पेश किया गया था, जिनके आते ही सारे पुराने मेंबर्स का अलर्ट हो जाना स्पष्ट बता रहा था कि इन दोनों में से कोई ऋषि कुमार और दूसरा अवश्य ही डॉक्टर तोषित हो सकता है। लेकिन किसी का साहस नहीं था कि मुख्य मुद्दे से हटकर परिचय के विषय में बात कर सके। वहां पर सिर्फ मुद्दे की ही बात की जाती थी, दूसरी और कोई बातों का वहां कोई मतलब नहीं था। इसलिए सभी शांत होकर बैठे रहें। खुफिया विभाग में किसी भी व्यक्ति की मुलाकात बिना परिचय की होती है। परिचय लेना या मांगना नियमों के खिलाफ है। हर जानकारी एक कोड के साथ आती और जाती है। हर किसी का एक दायरा है, जिसमें रहकर सभी को अपने अपने काम करते हैं। यही यहाँ का सिस्टम है। कोई भी वहाँ के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है।
सबको वहाँ उनके कहे अनुसार ही अपने काम करने पड़ते हैं और सभी को उन कामों को अवश्य पूरा भी करना होता है। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।